वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और शानदार प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज फिर से अपने 50 क्वेश्चनों की बढ़िया सी प्रैक्टिस करते हैं। पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं और इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो पहला सवाल है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कह रहे हैं। तो एस्टीमेट कमेटी हम लोग ने देखी थी ना, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, कह रहे हैं। तो इसका कार्यकाल मात्र आप ये समझिए 1 साल का ही होता है, 1 साल के लिए बनाई जाती है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति में कह रहा 22 सदस्य होते हैं, है ना। कहाँ से होते हैं ये 22 सदस्य? सिर्फ लोकसभा से, राज्यसभा से या दोनों से होते हैं? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं ना, जो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। 15 लोकसभा से हो जाते हैं और 7 आपके राज्यसभा से। सिर्फ प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी ऐसी है जिसमें 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। फिर आता है, देयर आर टोटल 22 मेंबर इन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, उसमें भी 22 सदस्य होते हैं। ये कहाँ से होते हैं? तो ये भी लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं ना, 15-7 का रेशियो चलता है। फिर कह रहा, किस आर्टिकल के तहत या किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा पंचायत में सभी सीटें भरी जाएंगी। ठीक, तो पंचायत में सभी सीटें चुनाव प्रत्यक्ष होगा वैसे भरी जाएंगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 243A, B, D या A? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 243C। ठीक है, 243C। फिर कह रहा है, व्हेन वाज एस्टीमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड? प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था भारत में? तो भारत में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया 1950 में। सबसे पहले कब किया गया? 1950 में। पब्लिक अकाउंट कमेटी कब बनी भाई? लोक लेखा समिति, इसको कब बनाया गया सबसे पहले? तो लोक लेखा समिति काफ़ी पहले बन गई थी, 1921 में। तो याद रखना है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में ही बन गई थी। एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो ये 1950 में बनी थी। और किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा? यानी कैग की बात कर रहा है। किस आर्टिकल में कैग दिया हुआ है? तो कैग की बात कर रहा है अनुच्छेद 148 में, आर्टिकल 148 में कैग की डेफिनेशन दी गई है। 108 की बात कर लेते हैं, हु अपॉइंट द कैग? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है अगर पूछेगा? तो कैग को अपॉइंट कौन करेगा भाई? कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फिर कह रहा, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ कैग? कैग का टेन्योर कितना होता है भैया? आर्टिकल जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसका शासनकाल कितने टाइम, मतलब शासनकाल कह सकते हो, ये कार्यकाल ही ज़्यादा बेहतर है। कितना होता है? तो 6 साल होता है। कितना होता है कैग का टेन्योर? 6 ईयर होता है। पहला कैग कौन थे भैया? फर्स्ट कैग भारत के कौन थे? तो वी नरहरि राव जो थे, ये कैग थे भारत के पहले, है ना। फर्स्ट कैग कौन थे? वी नरहरि राव। एक चीज़ याद रखिए, पहले कैग हो, पहले अटॉर्नी जनरल हो, है ना, और पहले प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर, है ना, जितनी भी फर्स्ट पोर्ट्स हैं इनको ज़रूर एक बार देख लेना। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। अब प्रेजेंट में गिरीश चंद्र मुर्मू भी नहीं रहे, ये बदल गए, क्योंकि ये नाम है इनका के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो है ये नए कैग बन गए हैं, 15वें नंबर के, ना। तो प्रेजेंट टाइम 15वें नंबर के कैग है। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के कैग थे। ठीक है, के संजय मूर्ति। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश करा गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 में करा गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कितने बताइए? तो 25 कह सकते हो आप। 25 कॉमन हाई कोर्ट है। कितने? 25 हाई कोर्ट है। एक चीज़ और आती, कॉमन हाई कोर्ट कौन है? कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन का मतलब जैसे कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो इधर अंडमान निकोबार है उसको देखता है, केरल लक्षद्वीप को देखता है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर बता सकते हो तो बताइए एक बार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कौन थे भाई? तो पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे H.J. कानिया या हीरालाल जे कानिया बोल सकते हो। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो सबसे लंबे समय तक कार्यरत कौन रहा है चीफ जस्टिस इनमें से? तो वाई चंद्रचूड़ रहे हैं, है ना। तो एक ये भी जरूर सवाल पूछा जा सकता है, लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस, है ना, शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस। क्योंकि अभी ये एक एग्जाम हुआ था, कौन सा हुआ था यार इससे पहले, अभी एक कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना,
तो इस तरह के सवाल आते हैं। इसीलिए बोला जाता है SCS के अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्विज और टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जो हम क्वेश्चंस कराते हैं, क्विज में क्या है ना, पूरी GS के मोस्ट एक्सपेक्टेड जिस भी एग्जाम को आप कर रहे हैं 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराते हैं क्विज में और टेस्ट में। तो इतने से आपका ये समझिए 50 से 60% सवाल फंसने के चांसेस आराम से रहते हैं। उसमें हम ईजी, मॉडरेट, टफ तीनों ही तरह के प्रश्नों को कराते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं ना PCS के लिए, बिहार PCS के लिए, RO ARO के लिए क्विज और टेस्ट, तो आप इन नंबरों से हमसे ले भी सकते हैं जोड़ के। फिर कह रहा हुआ द शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ, इनमें से सबसे कम समय तक कौन रहा? तो लॉन्गेस्ट YV चंद्रचूड़ और सबसे शॉर्टेस्ट कौन रहे? कमल नारायण सिंह, है ना। तो एक बार इनकी लिस्टिंग देख लेना, वो भी पड़ी हुई है ये वीडियोज़। वो द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी भाई? तो पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी। भारत में जनहित याचिका का जनक यानी जो PIL है, इसका फादर किसको मानते हैं? फादर ऑफ PIL, तो ये आपने पढ़ा होगा भैया, PN भगवती को मानते हैं, PN भगवती को। इसके बाद कह रहे राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और इट कंडक्टेड ऑल इलेक्शन ऑफ पंचायत। मतलब कह रहा है कि राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसको गवर्नर करेगा और वो पंचायत के इलेक्शन कराएगा, ये ठीक, दूसरा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है संसदीय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही? इसमें राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी द हेड ऑफ स्टेट इज सिंबॉलिक। इन दिस द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही अंग होता है और विधायिका 2 सदनों में विभाजित होती है। लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेस। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है भाई, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो ना, जो स्टेट हेड है जैसे प्रेसिडेंट, वो सिंबॉलिक तो ही है, PM रियल हेड होता है भाई इसमें, है ना, PM रियल हेड होता है। अगला देख लेते हैं, कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है ना, टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन है इनमें से? राइट टू रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, वापस बुलाने का अधिकार, पहल, जनमत। तो ये तीनों ही हैं, बट हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं ले रखी है। हम इतने छोटे देश तो है नहीं, स्विट्जरलैंड वगैरह जैसे। हमने क्या ले रखा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट मतलब हम भैया नेताओं को चुनते हैं, नेता हमारे भी में कानून बनाते हैं जाके। किस देश की राज व्यवस्था में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की विशेषता पाई जाती है? कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ये आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में। कहाँ पे देखने को मिलता है? जर्मनी में, ठीक है। अब ये है, कह रहा है इसमें से सुमेलित करना भैया 21 संविधान संशोधन जो इससे सिंधी ऐड हुई है, 71 से मणिपुरी, 92 से डोगरी। तो इसमें से कौन सा सही है भाई? तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 21 कॉन्स्टिट्यूशन, 71 कॉन्स्टिट्यूशन भाई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली ऐड हुई थी, मणिपुरी आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना। विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है भाई? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है बताइए? कनाडा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या नन ऑफ दिस? तो ये हमने लिया, देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ USA से। कहाँ से लिया? USA से, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय में धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये करा था SR बोमाई केस में। किसमें? SR बोमाई केस में। और ये आया कब था SR बोमाई केस? 1994 में आया था, ठीक है, 1994 में। चलो अगला देख लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस मतलब जो आर्टिकल है उसको बोला गया सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अगला है विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड द 12th शेड्यूल। तो 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है कौन से संविधान संशोधन से? तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 12वीं अनुसूची में पंचायत नगर पालिकाओं को जगह दी है, यानी म्यूनसिपैलिटीज को जगह दी है 12वीं अनुसूची, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में स्थानीय निकायों के आधिकारिक कार्यों के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया गया भाई? कि विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड अ बिल मेकिंग मराठी मैंडेटरी फॉर द ऑफिशियल फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज। तो ये कौन करेगा भाई? महाराष्ट्र ही वालों को चुन रहे इतनी है ना, देख रहे हो वहाँ मार मार के हिंदी वालों को मराठी बोलवा रहे हैं। भारत में यही है, डिवीजन बहुत है, किसी को कन्नड़ चाहिए, किसी को तमिल चाहिए, किसी को मराठी चाहिए, है ना, नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइना चाहिए, बड़ा यूनिटी नहीं है यहाँ, खालिस्तान चाहिए। तो बड़ी समस्या है देश में, विभाजन बहुत है, नस्ल भेद, जाति, रंग, भाषा, इन सभी के आधार पे यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है ना। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है।
दिस पोस्ट वॉज इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में दी थी, ये मूल संविधान में थी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा सही होगा? देखिए संविधान में कहीं नहीं थी, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी की बात करें अगर, पहला तीसरा सही है, क्योंकि देखिए इसको अनुच्छेद 350B में जगह मिली थी। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, उसमें हमने लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ को डाला था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, आर्टिकल 350B में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इसको। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? कह रहा है कठोरता और लचीलापन का समन्वय, यानी रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सर्वोच्च है। पूर्णतया संघात्मक संविधान है, यानी फेडरल है। संसदीय प्रभुत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो देखो यहाँ पे 1 2 4 सही हो जाएगा ना। कंप्लीट फेडरल नहीं है, तभी आपने सुना होगा ना भारत के संविधान को क्वासी फेडरल भी बोला जाता है ना, अर्ध संघीय भी बोलते हैं। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? एक तरह से आसान शब्द में समझो, डिवीजन ऑफ पावर, है ना, डिवीजन ऑफ पावर। अब देखो केंद्र अलग है, सेंटर अलग है, पर हाँ कुछ मामलों में सेंट्रल सुप्रीम भी है ना, लिमिटेड पावर दी गई है, तो यही है, ठीक है। तो यानी 130 का ऑप्शन जो है आपका सी उचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 368। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की शक्तियाँ दी गई हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर दिया गया है 368 में। और पार्ट भी याद रखना, पार्ट जो है संविधान का भाग 20 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला। व्हेन वॉज निर्मल ग्राम पुरस्कार स्टार्टेड फॉर डूइंग रिमार्केबल वर्क इन पंचायत? पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2003 में, ठीक है, 2003 में। सुप्रीम कोर्ट जज इज अलाउड टू प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त के बाद वकालत करने की अनुमति कहाँ पे होती है, या होती है या नहीं होती है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार रिटायर हो गया तो वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा इनमें से? फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से ली है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था कनाडा से, सिंगल जो यानी सिटीजनशिप एकल नागरिकता ब्रिटेन से, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से। तो यहाँ पे देखिए कनाडा जो है ये रिपब्लिकन सिस्टम नहीं होना चाहिए। रिपब्लिकन सिस्टम यूएसए है, ब्रिटेन है ना, मतलब ब्रिटेन का गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक मतलब क्या होगा, है ना, रिपब्लिक मतलब पब्लिक द्वारा चुना हुआ, तो यूएसए यहाँ बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज द प्रेसिडेंट है? मिलिट्री, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव पावर। इनमें से राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर है? तीनों ही पावर होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास। कौन थे? पुरुषोत्तम दास थे, ये भी याद रखना। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो अभी मैंने बताया था ना 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। चलो अगला देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन की हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? व्हेन वॉज हिंदी फॉर्मेट ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो इसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन कब अपनाया हमने? 24 जनवरी 1950। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? तो कौन थे भारत के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? तो श्री रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? श्री रंगनाथ मिश्रा, याद रखिएगा। फिर कह रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसका सैन्य सलाहकार होता है? प्राइम मिनिस्टर को देता है, होम मिनिस्ट्री को, प्रेसिडेंट को, या डिफेंस मिनिस्टर को? सीडीएस किसको जो है अपनी एडवाइजरी देता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री को देगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं 10वीं अनुसूची जो 10th शेड्यूल है उसके हिसाब से कौन सी चीज़ सही नहीं है इनमें से? इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में लाया गया था। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों पर ही लागू होता है। इसे संसद के बाहर के कृत्यों या गतिविधियों के लिए लागू किया जा सकता है, या राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? देखिए इट इज़ एप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछ रहा है ना। इट इज़ एप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना, उसमें लागू हो गई। बाकी ये तीनों सही थे। और ये 10th शेड्यूल है क्या भाई? एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की बात कर रहा है, जो हमने 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड करा था, ठीक है। चलो अगला है संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है भाई? तो प्रॉपर्टी का राइट। तो देखिए प्रॉपर्टी राइट पहले आप सभी को पता होगा, एक ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी डाला गया था, और मतलब 6 राइट थे, तो पहले उसमें 7 राइट थे, एक प्रॉपर्टी का भी था।
और आर्टिकल 31 में भी था राइट टू प्रॉपर्टी, पर अब इसको आर्टिकल 300A में लीगल राइट की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, चलो अगला है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है भाई? कौन करता है भाई? हु प्रिसाइड ओवर द रीजनल काउंसिल? तो क्षेत्रीय परिषद की होम मिनिस्ट्री करेगी। कौन करेगी? होम मिनिस्ट्री करेगी। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है उनका टेन्योर क्या होगा? तो जितना लोकसभा का होता है उतना ही इनका हो जाता है, यानी 6 साल हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 साल। भारत में नागरिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं हम लोग? तो सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं 21 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। फिर कह रहे हैं इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके? राष्ट्रीय वित्त आयोग, नेशनल फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में सवाल है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सदस्यों को वापस से चुना नहीं जा सकता। इसकी सिफारिश सलाहकारी होती है, एडवाइजरी होती है इसकी रिकमेंडेशन। बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अगर पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। देखिए, मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंट, ये गलत है, वो वापस भी रीअपॉइंट हो सकते हैं, है ना। फाइनेंस कमीशन में ऐसा नहीं है। नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, वापस से भी रीअपॉइंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला और तीसरा सही है। फिर कैग से संबंधित सवाल है, कौन सा कथन सत्य है? इसका वेतन व सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? सिर्फ दूसरा सही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है इसकी सैलरी और सर्विसेज वगैरह को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है, यानी इन द इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज फाइनल। उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है। पर्सन कैन बी इलेक्टेड ऑन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अप टू 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? मतलब सही नहीं है कह रहा, तो दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है भाई, है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल होगा, और आप चाहे जितनी बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी ये बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट जो सिटिंग है ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 4, 5 थे या 2? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। 4 राज्य आ जाते हैं। एक तो असम आता है भाई, दूसरा अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है आपका, और मिजोरम, है ना। तो आमन कुछ भी करके याद कर लो, याद हो। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, चलो तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, फिर से करते हैं बढ़िया से एक प्रैक्टिस सेट पॉलिटी के लिए। बाकी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं तो पूरे क्विज आप ले सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके। अभी जो बचा हुआ टाइम है इसमें सारे क्विज की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, हर टॉपिक के मिल जाएंगे आपको।